आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। चेतना मंच हमेशा से साहित्य की ओर हम सब का रुझान बनाने में कार्यरत है। मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन चेतना मंच से ही मिलती है। एक मुश्किल हम आजकल के लोगों की ये भी है कि टेक्नोलॉजी के चलते, जैसा अभी शिकायत कर रहे थे सर कि किताबें हम पढ़ते ही नहीं हैं। रीज़न ये भी है कि पूरा टाइम हमारे हाथ में फ़ोन है, तो हम देखना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ने की बजाय। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आशीष जी हैं, अंकुश जी हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि साहित्य की ओर जो रुझान है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम अगर मैं कवि और लेखकों की बात करूं, हम लोगों की बात करूं, वैसे तो हम भी आम लोग ही होते हैं, नॉर्मल जैसे सब हैं। बस एक मुश्किल हमारे साथ ये है कि हमारी जो कल्पना शक्ति होती है वो ज़रा तेज़ होती है। हम पढ़ के वो अपने दिमाग में बना पाते हैं कि कोई कैसा दिखता है, कैसा होता होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर लोग पढ़ने लग जाएंगे तो इस रोमांच का एहसास कर सकेंगे। हम कवि लेखक जो हैं उनमें फ़र्क बस इतना है कि बाकी लोग महसूस करते हैं और हम बेहद महसूस करते हैं। अब बात ये है कि लेखन जो युवा पीढ़ी है, हम भी युवा ही हैं वैसे, है ना? तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बीइंग लेखक या कवि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारी को लेके हम आगे क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वही बता सकते हैं। तो अभी मैं अंकुश जी से शुरुआत करना चाहूँगी। कुछ सवाल हैं, मुश्किल नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में से पास आ रहे हैं सबके, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। और एक दिक्कत मेरे साथ ये भी है, ये जैसे अभिनीता जी और रश्मि जी बहुत काम, मैं ऐसे वाली हूँ नहीं, आई एम सॉरी। तो मैं और ये मीना, मोनिका, ये लोग सब भी बड़े काम हैं, एकदम ऐसे वाले। मैं ऐसी वाली हूँ नहीं, आई एम सॉरी। तो ये तो आप लोग झेल लेना, ठीक है अंकुश जी? फिर तो अच्छी बनेगी। मेरा पहला सवाल, वैसे तो लेखनी जो है, कलम जो है, सदियों से हर चरण में लेखनी ने अपना कह सकते हैं अपना रोल निभाया है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल हो, जैसे रश्मि जी ने कहा कि नारी शक्ति की बात हो। हर चरण में उसने अपना धर्म निभाया है और आज भी निभा ही रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या आज का जो वर्तमान साहित्य है, हालांकि मुझे ये लगता है कि जितना साहित्य सशक्त रहा था पहले, उसके मुकाबले आज वो काफ़ी कमज़ोर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे लोगों पर है। मेरा सवाल ये है कि क्या वर्तमान साहित्य इतना ताकतवर हो गया है कि वो समाज को प्रभावित करने के काबिल है? क्योंकि अभी साहित्य के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग हो गई है कि साहित्य कहीं घुलता सा नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान साहित्य है वो किस तरह से आज के समाज को प्रभावित कर रहा है? धन्यवाद आशा जी, और चेतना मंच का भी बहुत बहुत आभार। तो ये जो आपका सवाल है कि किस तरह से वो प्रभावित कर रहा है, दो बातें हैं कि एक तो समाज भी प्रभावित करता है साहित्य को और पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे अभी हम लोग कुछ फिल्में भी देखते हैं तो हम उससे भी प्रभावित हो जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम लोग अब करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के पास एक नया डायमेंशन होता है, नई चीज़ें होती है, इनोवेशन होता है अपनी लिटरेरी राइटिंग में, तो वो कुछ एक नई चीज़ देता है हम लोग को लिखने के लिए। जैसे एक चीज़ होती है मैजिकल रियलिज्म,
तो जब तक मैंने वो नहीं पढ़ा था तो मुझे नहीं पता था कि मैजिकल रियलिज्म क्या होता है। उसमें उसको हिंदी में कहा जाता है जादुई यथार्थवाद। और उसमें इस तरह की चीज़ें कल्पना की जाती हैं कि जो चीज़ें हो नहीं सकती, लेकिन उनको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि ये भी पॉसिबल है। तो एक राइटर है मार्केज, और हिंदी में निर्मल वर्मा, जैसे निर्मल वर्मा भी नहीं बल्कि विनोद कुमार शुक्ल इस तरह का लिखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उनकी एक किताब है, तो उसमें मैजिकल रियलिज्म लिखा गया है। तो अगर हम उसको पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ें अपने आप से कुछ लिखते हैं या फिर समाज में देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो हमको दिखता है कई जगहों पे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे जब आप कोई नए डायमेंशन खोलते हैं साहित्य में, तब हमको लगता है कि उसने समाज को प्रभावित किया है, हम लोगों को प्रभावित किया है, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो चीज़ों को देखने के लिए बदल जाता है। मतलब अगर जैसे अभी हम लोग एक गीत चतुर्वेदी सर का एक इंटरव्यू किया था हमने 2-3 साल पहले, तो उसमें एक बहुत अच्छी सी बात कही। वो चाय बना रहे थे अपने यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि चाय भी अपने आप में कविता है। तो अब मुझे चाय बनाते हुए हमेशा कविता दिखती है कि ये चाय जो है वो एक कविता है। तो वो साहित्य में जब आप कुछ चीज़ें कह देते हैं ना, तो वो हमको रियल वर्ल्ड में नज़र आने लगता है कि चाय भी एक कविता है और इसको मैं पीऊँगा तो बड़ा समृद्ध हो जाऊँगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य इस तरह से हमें प्रभावित करता है और समाज को प्रभावित करता है। जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही है कि साहित्य प्रभावित तो कर रहा है, बस जो ज़रूरत है आज के वक्त में, मुझे लगता है कि वो ज़रूरत यही है कि पढ़ने के लिए मोटिवेट करना यूथ को, क्योंकि प्रभावित होने के लिए वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। किताबें चलकर खुद हमारे पास तक नहीं आएंगी, हमें जाना होगा। और हम ज़्यादातर लोग हम माता पिता ही हैं, तो ये बात हम अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जो सुकून है किताब को छूने में, किताब को महसूस करने में, वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि किताब की पहुंच की बात हो रही है, तो मैं अपना अनुभव साझा करता हूं और फिर कुछ एक चीज़ बताता हूं कि कैसे पहुंचाया जाए बच्चों तक। दरअसल जैसे फ़ोन्स आए या फिर कुछ भी इस तरह के गैजेट्स आए, तो ऑब्वियस सी बात रही कि वो बीच में उन्होंने ख़त्म कर दिया वो स्पेस। इनफैक्ट एक चीज़ और रही कि जो माता पिता हैं वो भी शायद नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा मतलब मैगजीन्स पढ़े या इस तरह की चीज़ें पढ़े। पहले घर में मैगजीन्स आती थी, मेरे यहाँ पे भी आती थी, और मैं चंपक पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, जो डोगा, नागराज, तिरंगा, ये सब पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे यहाँ पे वो आती थी। लेकिन मुझे अब किसी बच्चे के घर में, मतलब जो जिसके छोटे बच्चे हैं, उनके पास नहीं दिखता है ये सब। तो इसमें ना उन लोगों की भी कमी है जिन लोगों ने वो पढ़ा है और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको मतलब उनको देना चाहिए कि तुम ये पढ़ो और इससे सीखो। तो एक साइकिल नाम की एक पत्रिका शुरू हुई थी 2-3 साल पहले, और उस पत्रिका को देख के मुझे लगा कि उसने मेरा जो बचपन है वो रिवाइव कर दिया। साइकिल एक तारा फाउंडेशन की एक पत्रिका है, ऐसी एकलव्य फाउंडेशन की एक पत्रिका है चकमक। तो अगर कोई यहाँ पे माता पिता हैं तो ये 2 पत्रिकाएं उनको ज़रूर दीजिए बच्चों को। बहुत छोटी छोटी सी पत्रिकाएं होती हैं, और मुझे लगता है कि वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम पत्रिकाएं हिंदी में ही पढ़ाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में पढ़ाएं, क्योंकि एक प्रेशर रहता है इंग्लिश का आजकल। ठीक है, तो इंग्लिश पत्रिकाएं भी तो नहीं दे रहे हैं ना आप लोग, आप कम से कम इंग्लिश दे सकते हैं उनको। तो इंग्लिश पत्रिकाएं देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवेलेबल तो बहुत कुछ है अभी भी। तो वहाँ से लिटरेचर पहुँचेगा बच्चे के मन में, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई में फोकस ही नहीं रहता है इस तरह की चीज़ों पे, और इतना एकेडमिक्स इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें लिटरेरी और आर्ट को डाला जा सके, क्योंकि भागम दौड़ है और इस तरह की चीज़ें। तो बच्चों के मन में वो चीज़ें आ ही नहीं रही हैं कि उनको लिटरेचर की तरफ जाना है, आर्ट की तरफ जाना है। वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। लाइब्रेरी के ताले बंद रहते हैं स्कूल्स में। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नहीं खुल रही हैं और नहीं हो रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये आदत डालनी होगी अपने घर में मैगजीन्स लाने की, तो यहाँ से लिटरेचर पहुँचेगा। तो ये शिकायत सब तक पहुंच गई होगी और सब काम में ले आना ये, ठीक है अंकुश जी, सही बोला मैंने? तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम लेखक अक्सर ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिससे लोग प्रभावित भी होते हैं, सही दिशा में भी जाते हैं। अब अगला सवाल मेरा ये है कि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पे लोग लिखना चाहते हैं और शायद लिखा भी है उन्होंने, लेकिन वो
आगे तक नहीं पहुंचाया। रीज़न ये है कि आजकल आप अपने भाव किसी भी मुद्दे पे रख रहे हैं, वो किस तरह लिया जाएगा उसका पता नहीं है। आप कुछ लिखते हैं, आपने महसूस किया किसी भी मुद्दे को लेकर, आपने अपने भाव साझा करने की कोशिश की, जो भाव आप देना चाह रहे हैं उसके बजाय उसका कुछ और ही भाव समझकर उसको अनंती लिया गया। तो इस वजह से भी आजकल लोग जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे लिखने से बचते हैं, ताकि वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या किसी भी तरह के ऐसी बातों में उलझ के ना रह जाएं। अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लेखक हैं उभरते, जैसे आप जैसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप उन्हें मोटिवेट कर सकें कि सामाजिक मुद्दों पे लिखने का सही तरीका क्या है? कैसे आप अपने भाव सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि अगर कोई सामाजिक मुद्दा है तो उसको बिना किसी की भावनाओं को आहत किए हुए आप पहुंचा सकें कि हाँ, ये बात जाननी और लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। तो उसका कोई वे आउट हो तो वो आप हमसे साझा कीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो चेतना मंच और मैम का आभार, सभी यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं उनका आभार कि इस परिचर्चा में शामिल हुए, क्योंकि जो मुझे हमेशा से लगता रहा है, मैं हमेशा एक चीज़ की बात करता रहा हूँ कि साहित्यिक कार्यक्रमों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मिसिंग रहती है हमेशा, वो है बातचीत। क्योंकि कविताएं पढ़ी जानी, कविताएं सुनाई जानी, कविताएं लिखी जानी एक सतत प्रक्रिया है जो चल रही है, लेकिन जिन पर बातचीत होनी चाहिए कविताओं के लेखन पर, कविताओं समाज कैसे प्रभावित हो रहा है, जो ये आज का टॉपिक है। तो बहुत सुंदर बात मुझे ये लगी इस मंच की भी, मैम की भी, सवाल जब मेरे पास आया तो मुझे अच्छा लगा कि इस विषय पर बात होनी शुरू हुई है। और हर साहित्यिक कार्यक्रम में शुरू का कुछ समय हम शुरू का या बात का जैसे भी हो समय निकाल कर बातचीत को समय दें थोड़ा सा, जिससे कि जितने भी नए लिखने वाले लोग हैं उनको एक नया डायमेंशन, नया सोचने का नज़रिया मिले, नया जाविया मिलेगा। तो अब मैं सवाल पर आता हूँ कि मैम ने कहा कि संवेदनशील तरीके से बात को पहुंचाया जाए, या किस तरीके से कहा जाए कि लोग उसको बुरा भी ना माने और अपनी बात भी कह दी जाए, है ना। तो उसका एक मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये चाहे वो फेसबुक पर, चाहे अपने नोटबुक में, चाहे वो कुछ भी, जब तक वो समाज तक नहीं गई तब तक चाहे आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन जब वो आप किसी ऐसे लोगों के लिए लिख रहे हैं जिन तक वो जाना ज़रूरी है। तो मुझे अभी एक आपके बोलते हुए एक इंसिडेंट याद आ रहा था कि हमेशा क्लास जब हम लोग छोटे थे तो दो तरह के टीचर होते थे हमारे क्लास में ना। एक होते थे जो आते थे और स्ट्रेट टू द टॉपिक बात करते थे और मार पीट के और याद करा के, उनका मेन होता था कि भाई इसको नंबर लाना है, कैसे भी लाए, तुमको लेसन याद होना चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए। एक दूसरे टीचर होते थे जो आते थे, उनको इससे कम मतलब है कि आप एक परीक्षा में कितने नंबर लाएंगे, उनको इससे मतलब है कि आप कितना अच्छे से उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो वो जो संवेदनशीलता है, वो जो आपस में उस टीचर और स्टूडेंट की बातचीत है, वही संवेदनशीलता मुझे लगता है कि एक लेखक और उसके पाठक के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई बात लिख रहे हैं अपने क्लास के बच्चों के लिए या समाज के लिए, जो बात हम लिख रहे हैं, और अगर उसमें एक संवेदनशीलता घुली होती है तो वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रभावित करता है। क्योंकि बात कहने का तरीका, वो एक शेर है कि कब कौन सी बात कब कही जाती है, अगर बात सही हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वो बात जो अगर सही सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती है और सही लोगों तक पहुंचती है। तो वो संवेदनशीलता लेखक को बनाए रखने, अस्पष्टता ज़रूरी है, लेकिन अस्पष्टता के साथ साथ मुझे लगता है कि एक और चीज़ याद आती है कि जैसे हम लोग घरों में होते थे बचपन में, जैसे शादी ब्याह में फूफा जीजा बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो कोई चीज़ हमारे हाथ से गिर जाए तो 5 लोग एक साथ हमें देखना शुरू कर देते थे, और उसमें से कोई एक कहेगा कि क्या कर दिया ऐसे ऐसे ना, और दूसरा कहेगा अरे नहीं नहीं आप कोई बात नहीं, हो गया बेटा उठा लो। तो वो जो लड़का होगा ना या जो बच्चा होगा वो सबसे अधिक उनसे अटैच होगा जो ये कहते हैं कोई बात नहीं बेटा गिर गया आराम से उठा लो। तो हमारे वो जो कहने का लहजा है और पाठकों तक साहित्य को ले जाने का लहजा है जो संवेदनशील, जैसे LGBTQ कम्युनिटी पे बहुत बात होनी चाहिए, और बहुत ऐसी समाज में बाल श्रम के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, और राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डांट डपट के कहने के बजाय
अगर उसको संवेदनशीलता के साथ कहा जाए तो वो लोगों तक पहुंचेगी। और बहुत ऐसे लेखक ऐसा कर भी रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी सर हैं, बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं और अपनी बात वो कह देते हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। गीत चतुर्वेदी सर अपनी बहुत सारी कविताओं में अपनी बात रख देते हैं, लेकिन वो बहुत संवेदनशीलता के साथ वो लोग रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जितना अधिक कविताएँ पढ़ेंगे, चाहे वो अज्ञेय को पढ़ें, आप नागार्जुन को पढ़ें, या जितने भी लोग हैं, मुक्ति बोध को आप पढ़ें, गीत चतुर्वेदी सर को पढ़ें, ज्ञान चतुर्वेदी सर को पढ़ें, और विवेक चतुर्वेदी सर हैं, स्त्रियाँ घर नहीं लौटती, उनकी एक किताब है। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर किताबें हैं जिनको मुझे लगता है कि सब इन सारे सवालों का जवाब हम लोग जो कह रहे हैं, सबका मेन मोटिव यही है कि आप किताबें पढ़िए, किताबों की तरफ लौटिए, आप खुद की तरफ लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो बात बिल्कुल सपाट है। अगर आपको अपनी बीवी को ये बोल रहा हूँ कि दाल में नमक ज़्यादा है, तो डायरेक्ट ना बोल के कि दाल में नमक ज़्यादा कर दिया तुमने, से बेहतर ये होगा कि उस दिन वाली अच्छी थी, ऐसे बोलना है, तो ताकि आप बच जाएं और आप बच भी जाएं। तो फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ कि किसी ऐसे सामाजिक मुद्दे पे आप लोगों ने कुछ लिखा हो और उस पे आपको कुछ ऐसे कटाक्ष और इनका सामना करना पड़ा हो? अंकुश जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं। तो हिंदी नामा को चलाते हुए 7 साल हो गए हैं अभी, और मुझे कई बार इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता रहता है, अभी भी बहुत सारा अवॉइड करने के बाद भी। क्योंकि जब भी आप लिख रहे होते हैं ना, तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते उस चीज़ से। अभी जैसे LGBT की बात हुई, या फिर स्त्रियों के मुद्दे की बात हुई, या बाल विवाह, सब चीज़ों की बात हुई, तो हर एक मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे लोगों का एक उपाय है कि उनको उत्तर ना दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको उत्तर ना दिया जाए और उनको देखते रहिए बस आप। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास तो थ्रेट कॉल्स भी आ चुके हैं, मतलब लगभग 100-150 एक बार आ गए थे। 2-3 साल पहले की बात है, कुछ हमने पोस्ट किया था। तो अब आप अगर सरकार के विरोध में भी लिखेंगे या किसी के भी चीज़ कुछ भी कर दीजिए आप, तो कहीं ना कहीं लोग तैयार बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक मैसेज आया था, बहुत गालियाँ उसने दी मुझे कि आप इस तरह के पेज पे ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। तो ऐसा होता रहता है हमारे साथ, और हमने इसको अब ट्रोलिंग को या फिर इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख लिया। उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उन लोगों का। क्योंकि आपको जो लिखना है वो लिखिए आप, दूसरों की चिंता आप करेंगे तो फिर आप लिख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी जो चीज़ है वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी कर रही होगी ना कहीं। अगर आप सिर्फ उन लोगों की चिंता करेंगे कि जो आपसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। तो आपको जो लिखना है वो लिखिए, और जिस तरह की भाषा आपको आती है, वो संवेदनशील हो कि चाहे असंवेदनशील हो, आप उसी भाषा में लिखिए। और कहीं ना कहीं असंवेदनशील भाषा में भी अगर आप लिखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति खुद भी असंवेदनशील है, तो उनको आप दूर कर दीजिए। तो ऐसे लोगों का पता करने के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि आप असंवेदनशील होकर भी लिख सकते हैं कई बार। जी शुक्रिया अंकुश जी। तो बेसिकली अब हम ये समझे कि लिखना ज़रूरी है, बस इतना है कि हम रिस्पॉन्सिबली उसको लिखें, जानबूझ के ऐसा ना करें। ये जो भी मैं लिख रही हूँ, मेरे कांधों पे ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि अगर मैं किसी सामाजिक मुद्दे पे लिख रही हूँ तो उसका रिसर्च वर्क या जो मैं फील कर रही हूँ उसका एक आधार ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई मुझसे सवाल जवाब करे तो मेरे पास उसका एक जवाब होना चाहिए कि मैंने ये फील किया और इसलिए फील किया, और इस आधार पे मैंने ये लिखा है। तो लिखना ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि लिखने का मतलब ये है कि जो आपके दिल में है उसे आप कागज़ पे उतार दीजिए। और मैं पर्सनली यही फील करती हूँ। वैसे मैं तो पहली सीढ़ी पे ही हूँ, और यहाँ से पहली सीढ़ी से भी ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। भगवान हमें भी ऐसी मोटिवेशन दे कि हम भी यहाँ तक पहुँचें। आशा जी की किताब आ चुकी है। मेरी भी एक किताब आ चुकी है। वो मीना चेतना की बदौलत ही है, वरना मैं लिख के अपने पास ही रख लेती थी। तो ये मेरे जीवन की 3 वो है जो मुझे पुश देती हैं।
तो उनकी बदौलत ही वो छप गई है, वरना मैं लिख लिख के अपने पास इकट्ठा कर रही थी। तो मीना ने बोला कि वो इकट्ठा नहीं करते हैं जैसा आपने कहा, तो वो इसी की बदौलत है। तो मेरी जितनी किताबें आगे भी छपेंगी तो उसका श्रेय मैं हमेशा मीना को ही दूंगी कि शी इज़ द वन जो मुझे पुश देती है। लेकिन ये खूबसूरत सफ़र है और आप जैसे लोगों से मिलते रहे तो ये मोटिवेशन लेवल और बढ़ता रहेगा। अब इसमें एक बात ये भी है कि क्योंकि आप जैसे लोगों को देख के हम भी सोचते हैं जैसे कि हम भी कुछ बन जाएंगे कभी। तो अब मेरा सवाल आप दोनों से यही है कि इस क्षेत्र में क्योंकि आज के युवा भी ना कवि आजकल आप वैसे तो इंस्टाग्राम पे जैसे वेरी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, 2 लाइनें लिखते हैं, पीछे म्यूज़िक लगाते हैं और टैग कर देते हैं। ऐसा हमारा भी मन करता है वैसे, लेकिन हम शायद उस एज से आगे आ गए, बहुत बड़े नहीं हुए लेकिन हम आगे आ गए। पर लेकिन बात ये है कि जो आज के युवा हैं वो ये सोचते हैं कि ये बहुत फैसिनेटिंग तो लगता है, लेकिन क्या इसमें एक क्षेत्र में प्रोफेशनल संभावनाएं हैं तो वो क्या है? लोग इसमें आ जाएं तो यहाँ रहने के लिए वो चार्म चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ बहुत कुछ चाहिए ना, तो यहाँ वो उस चार्म, ऐसा क्या चार्म है जो युवाओं को यहाँ रोक ले? क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी लगता है मुझे कि युवा यहाँ रुकेंगे ना तो साहित्य वापस उसी चरम पे पहुँचेगा जहाँ वो था। तो मैं आप दोनों से यही जानना चाहती हूँ कि क्या संभावना है। तो मैं शुरू आपसे करूँगी। तो कमर्शियल की क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, आप जानना चाहते हैं? सिर्फ कमर्शियल नहीं, यहाँ रह जाओ, टिके रहने के लिए, टिके रहने के लिए। तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसा पति ढूंढते हैं जिसके पास है। सुधीर जी सॉरी, नाम वो आज अच्छा लग रहा था इसलिए पता नहीं लगा। तो टिके रहने के लिए एक तो अगर आप के पास एक तो ये होता है, कुछ लोग इसलिए भी टिके रहते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छी जॉब होती है अलग से। बहुत सारे जो राइटर हैं अभी उनके पास ऑलरेडी एक जॉब है और कहीं कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ इंजीनियर है। जैसे नरेश सक्सेना एक बहुत बड़े कवि हैं इस समय के, वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। श्री लाल शुक्ल राग दरबारी वाले वो इंजीनियर थे, वो तो IAS ऑफिसर भी थे। आप फुल टाइम लिखते हैं? मैं फुल टाइम अभी लिख रहा हूँ। कब एकदम फुल टाइम आ गया? मैं आ गया था 2018 के बाद। तो 2018 से पहले मैं भी एक जॉब कर रहा था, मैं भी इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे समझ में मैं दरअसल उस समय मेरे पास एक ऑफ़र आया था, मैंने TV सीरियल के लिए लिखा था उस दौरान, तो तब मुझे अच्छे ठीक ठाक पैसे मिलने लगे थे वहाँ से। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कम पैसा मिल रहा है, तो मेरे को ये छोड़ देनी चाहिए। हालांकि कुछ दिन बाद वो TV सीरियल भी छूट गया, तो मेरे पास ना जॉब रही ना TV सीरियल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहा था, तो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया और फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहीं। ये सिर्फ लेखन की वजह से नहीं है कि मैं टिक पाया इस क्षेत्र में, क्योंकि लेखन की वजह से सिर्फ कुछ लोग टिक पाए हैं, वो हमारे मेंटोर है जैसे दिव्य प्रकाश दुबे हैं, वो लेखन की वजह से टिके हुए हैं अभी। लेकिन सब लोग लेखन की वजह से नहीं टिक पाए, उनके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो मेरे पास जो बैकअप प्लान था वो था सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और जो बहुत बड़ी बड़ी कुछ पब्लिकेशन हाउसेज हैं या फिर इस तरह की कंपनियाँ जो कंटेंट देख रही हैं, तो मैं उनके लिए कंटेंट और प्लानिंग ये सब देखता हूँ। और ये मुझे अलग से करना पड़ता है। सिर्फ हिंदी नामा की वजह से अगर मैं कहूँ तो टिका हुआ हूँ तो वो एक गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हिंदी नामा से मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए और लोगों के लिए ये काम करता हूँ कि उन तक इस तरह की चीज़ें पहुँचे, बहुत साहित्य पहुँचे। तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 साल होने के बावजूद भी कोई इस तरह का रास्ता मैं नहीं निकाल पाया हूँ कि मैं सिर्फ हिंदी नामा की वजह से टिका रहा हूँ इस क्षेत्र में। मतलब ये बहुत सच्चाई से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग आपको अगर झूठ बोल देंगे तो सच में झूठ बोल देंगे, लेकिन मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ आपको कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका जो बैकअप प्लान था और जो आपका जो प्राइमरी प्लान था, जो आपका राइटर बनने का था, अगर वो सक्सेसफुल होता जा रहा है तो आप बैकअप प्लान को फिर छोड़ दीजिए, फिर आप उसमें चल सकते हैं। जैसे दिव्य जी पहले मार्केटिंग मैनेजर थे आइडिया के, दिव्य प्रकाश दुबे। जब उनकी किताब आई 2-3
2 किताबों के बाद उनको समझ में आ गया, या 3 किताबों के बाद, कि उनकी किताब बहुत अच्छी बिक रही है। उसके बाद इनको फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, तो अब उन्होंने फुल टाइम 5-6 साल से वो फुल टाइम सिर्फ वही कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, कमर्शियल राइटिंग कर रहे हैं। गीत चतुर्वेदी जिनकी बात हुई अभी, तो गीत जी फुल टाइम कमर्शियल राइटिंग करते हैं, या फिर किताब लिखते हैं, या फिर कॉलम्स लिखते हैं। तो वो एक आपको ना उसके लिए समय देना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि बहुत सारे जो नए लोग होते हैं उनको इस बात की हड़बड़ी रहती है कि वो पहले दिन से ही बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। उनको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे आप 4 साल बीटेक में देते हैं, 3 साल बैचलर डिग्री में देते हैं, तो वैसे ही आप 4 साल इधर भी तो दीजिए अगर लेखक बनना चाहते हैं। आप 4 साल देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उस तरह से कर लेंगे, तो ये भी एक फुल टाइम अगर जॉब है, तो आप इसको 4 साल दीजिए। जब आप 4 साल लेंगे तो आप फिर इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, या फिर अच्छा लिख पाएंगे। और अगर आप जितनी अभी जन की भाषा में लिखेंगे, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई रिक्शे वाले के बारे में मैं कविता लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर रिक्शे वाला नहीं समझ पा रहा है मेरी बात को, तो फिर क्या फ़ायदा उस कविता का। जब तक वो रिक्शे वाले तक नहीं पहुँचेगी वो कविता मेरी, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होना जिसके लिए मैंने लिखी है। तो उस भाषा में मैं लिखना चाहूँगा जो रिक्शे वाला समझता हो, जन की भाषा। तो जब जन की भाषा में बात करेंगे तो आपको जन पढ़ेगा और बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छा आ रहा है मेरी किताब का रेस्पॉन्स भी। मुबारक हो। इसी पे मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आखिर क्यों टिके रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये एक बहुत सुंदर बात अंकुश ने एक बात बोली कि जैसा हम लोग बीटेक में 4 साल देते हैं या ग्रेजुएशन में 4 साल देते हैं, वैसे अपनी लेखनी को भी हम 4 साल दें। तो मैं बहुत सारे जैसे द सोल टॉक के कार्यक्रम होते हैं या बहुत सारे और कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, जितने भी नए बच्चे मिलते हैं वहाँ पर जो अभी अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर एक चीज़ होती है कि उनको आज उन्होंने लिखना शुरू किया, कल वो इंस्टाग्राम पे आए और परसों वो चाहते हैं कि भैया एक तो वायरलिटी एक बहुत बड़ा ऐसा चीज़ आ चुका है कि वायरलिटी से आपका लेखन आका जाता है और फिर आपकी प्रसिद्धि उससे आकी जाती है, जबकि लेखन की गुणवत्ता का उससे कोई संबंध नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नए लिखने वाले लोग हैं और करियर ऑप्शंस की जब बात की जाती है, तो हिंदी में बहुत संभावनाएं हैं, बस आपको उस संभावनाओं को तलाशना है। आपको अगर लगता है कि आप अच्छी कहानियाँ, अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिख पा रहे हैं, अच्छी बातचीत कर पाते हैं, पत्र अच्छे लिख पाते हैं, आपको पहले अपने आप को समझना होगा। उसके लिए जो अंकुश ने समय की बात की कि पहले आप अपने आप को समय दीजिए, आप खुद को समझिए कि आप क्या अच्छा कर पा रहे हैं। आप कहानियाँ अच्छी लिख पा रहे हैं, आप कविताएं अच्छी लिख पा रहे हैं, या किस दिशा में आप अच्छा कर पा रहे हैं। फिर उस दिशा में आपको तमाम, आजकल तो प्लेटफॉर्म की कमी ही नहीं है, इतने सारे ऐप्स आ चुकी हैं, इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज नए रोज़ आ चुके हैं, इतने सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म सब आ चुके हैं। तमाम पिछले दिनों मुझे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज लिखने का मिला। तो मतलब कहने का मतलब कि अभी आपके पास संभावनाएं अपार हैं। आपको पहले ये समझना होगा कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। पहले है कि आप लेखक बनना चाहते हैं या आप वायरल होना चाहते हैं। दोनों दो अलग चीज़ें हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो आप लेखक नहीं बन के भी बन सकते हैं, आप लिपसिंग करके भी आप बन सकते हो सकते हो वायरल। ज़रूरी नहीं कि आप अपना लिखो कुछ, लेकिन अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको समय देना होगा, संभावनाएं तलाशनी होंगी। और अभी आपको एक रिसेंटली मुझे एक और बात पता चली कि एक नया वर्ड है कंटेंट लाइजनिंग। एक चीज़ होती है कंटेंट लाइजनिंग, बेसिकली वो चीज़ होती है कि जिसमें आपके लेखन, आपके स्क्रिप्ट को दूसरी जो कंपनियां होती हैं वो बॉलीवुड तक लेकर जाती हैं और वो कंटेंट आपका एक तरह से कॉपीराइट वो लेती हैं और उसके बदले में आपको बहुत सारा क्रेडिट और पैसा दोनों मिलता है, ऐसा है। तो और ये एक बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है और उस पर कुछ एक ऐप्स हैं जो काम कर रही हैं। तो आप उन ऐप्स को रीच कर सकते हो कि यार आई हैव कंटेंट और आई एम अ राइटर, आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना होगा, पहले आपको लेखन पे काम करना होगा। मैं अभी जब से वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जब से बन चुका है, मेरे कुछ मित्र हैं जिनके पास वो कार्ड भी है, तो उसका एक कार्ड आता है स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन, आपको 2800 रुपये का कुछ एक सालाना फीस है उसकी, आप वो लीजिए। पहले मेरे दोस्त ने जब लिया था तब 2800 था, तो अब बढ़ा दिया होगा उन्होंने भी। लेकिन हाँ, उसमें एक अच्छी बात है कि आपको एक फिक्स गाने पे आपको इतना पैसा लिखेगा। मूवी के बजट के हिसाब से गानों का, कहानी का, डायलॉग्स का अलग अलग डिसाइड हो चुका है कि आप अगर राइटर हैं, आप 10 करोड़ की मूवी में एक गाना लिख रहे हैं तो उसका प्राइस अलग होगा,
किसी मूवी का बजट 10 लाख है, उसमें गाना लिख रहे हैं तो इसका बजट ये होगा। तो आप ये समझिए कि चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं पहले के समय से। पहले लोग, ऐसा मैं बहुत किस्से सुनता हूँ कि 100 रुपये में हमने गाना लिख दिया था, 500 रुपये में हमने पहला गाना लिखा था, लेकिन अब वो समय गया। चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो चुकी हैं। आपको समझना होगा, हिंदी में वेब सीरीज़ लिखने की अपार संभावनाएं हैं, ऑडियो स्टोरीज लिखने के। पॉकेट एफएम इंडिया से शुरू होकर अभी यूएस, यूएई, यूके हर जगह वो चल रहा है। कुकू एफएम ने बहुत सारा काम किया है इस क्षेत्र में, और बहुत सारे ऑडियो ऐप्स नए भी आ चुके हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग में आप बात करें तो मैं कहना चाहूँगा, एक वर्ड आता है आप लोग, क्रिएटिव राइटिंग। हिंदी में या इंग्लिश में पहले तो क्या था कि सिर्फ इंग्लिश के ब्लॉग्स अच्छे चलते थे, अभी हिंदी में इतनी अपार संभावनाएं हैं। आप किसी भी डिजिटल जो मीडिया कंपनीज हैं जो अच्छी इस्टेब्लिश्ड हैं और आपका लेखन अगर अच्छा है, आप उनको अपना सैंपल भेजिए, आपको आराम से कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं वहाँ से। तो जब हम ये कहते हैं ना कि हिंदी में संभावनाएं नहीं है, तो पहला ये कि हमने तलाशा ही नहीं है। मतलब अगर हम ये बोल दें कि भाई चांदनी चौक में लहंगे की दुकान नहीं है, तो भाई आप चांदनी चौक गए ही नहीं हो ना। तो इसलिए आप हिंदी में आप ये नहीं कह सकते कि संभावनाएं है नहीं, आपने तलाशा नहीं है। आप पहले तो यही नहीं चाहते हैं कि आप लेखक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं वायरल होना 4 पंक्तियां लिखकर। तो 4 पंक्तियां आपके सिर्फ 4 दिन काम आएंगी। तो ये बहुत सच बातें हैं जो आपको सोचना होगा। और मैं पिछले 1-2 साल से, चूँकि मैं मर्चेंडाइज में भी हूँ, तो आपको मर्चेंडाइज की कहानी, द कोट स्टोर जो हमने शुरू किया, उसके पीछे की कहानी ये थी कि बहुत सारे आम लोग हैं, नए लड़के हैं, जो लोग किताब पढ़ते ही नहीं हैं। उन्होंने बस रात को 1 घंटा ऐसे रील स्क्रॉल किया, सुबह 4 लाइनें लिख देंगे वो, क्योंकि वो रील में उन्होंने 20 ऐसे थॉट देख लिए, अगले दिन उनकी 4 लाइन तैयार हो गई, शाम को परफॉर्म कर देंगे जाके। दिस इज़ व्हाट दे फॉलो। लेकिन ये बहुत, मतलब वो है ना कि बहुत शिथिला, वो तो मतलब ऐसा है कि तुरंत आएगा, आपने 4 लाइनें लिखी, आपने सुनाई, वीडियो आ गई, वहीं ख़त्म कहानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। और आप naukri.com पे भी जाके आप क्रिएटिव राइटिंग सर्च करेंगे ना, स्क्रिप्ट राइटिंग सर्च करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट आप naukri.com खोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप लेखक हैं और ऐसे ऊपर से कुछ आएगा अचानक से और मैं एकदम से मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा और मैं एकदम से, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे लेखकों को मैं जानता हूँ जो अपना कंटेंट तमाम प्रोडक्शन हाउसेस को भेजते रहते हैं, पत्रिकाओं को भेजते रहते हैं। एक समय आता है जब उनका समय आता है, बट वो प्रयास बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग मर्चेंडाइज का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, तो उसके पीछे की बात बताता हूँ। एक जॉर्डन करके बास्केटबॉल प्लेयर है, तो नाइकी के साथ उन्होंने एक शू लॉन्च किया, जॉर्डन और नाइकी करके एक शू लॉन्च किया। और पूरे जीवन में उन्होंने जितना पैसा कमाया उस बास्केटबॉल प्लेयर ने, उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ वो शू लॉन्च करने के बाद उसका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था उससे उन्होंने कमा लिया, उस प्लेयर ने। तो आप सोचिए कि यूएस, यूके में मर्चेंडाइज का बिजनेस कितना बड़ा है। लेकिन उसके लिए आपका एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका वो है ना, कहते हैं कि फिर आपका ऑक्शन में पेंटिंग्स क्यों बिक रही हैं पिकासो के, क्योंकि वो पिकासो हैं, उनकी वर्षों की साधना है। तो आपको वो साधना करनी होगी। तो आपको, अगर आप सोचेंगे कि हम उस साधना से पीछे हटें, तो उस साधना से अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर आप करियर में भी पीछे ही रहेंगे ना। तो आपको वो बात बस समझनी है। और मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जो भी यहाँ युवा बैठे हैं, अगर उनको ऐसा कुछ दिख रहा हो, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरीज हो गए, स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेज आप करिए। आपको लगता है कि जैसे बीटेक में हमने कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया, मैं भी इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने बीटेक में भी 4 साल पढ़ाई की, अलग अलग कोर्सेज। पढ़ाई के बाद भी हमने कोर्सेज किए, कोई जावा कर रहा है, कोई डेटा साइंस का कोर्स कर रहा है, कोई डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहा है। आपको जब लेखन में जाना है तो आप नॉवेल राइटिंग का कोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सीखिए उस चीज़ को। नहीं आता है, आप मान लीजिए आपको नहीं आता है, ये स्वीकारोक्ति ही नहीं है ना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। आप स्वीकार करिए आपको नहीं आता और आप उसको सीखिए। अच्छे बड़े लोगों से बातें करिए उस विषय में जिन्होंने 50 नॉवेल लिखी है। अगर आप सीखते हैं उस चीज़ को, फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। स्क्रिप्ट राइटिंग के इतने शानदार कोर्सेज हैं। अभी पिछले दिनों ममता कालिया का कहानी लेखन का नई धारा ने करवाया। तो आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए। अंकुश भाई ने हिंदीनामा जब शुरू किया था तो धीरे धीरे ही तो सीखा ना, 7 सालों में। तो वो एक 7 साल का समय तो आपको देना पड़ेगा। अगर हमने 10 ओल्ड टॉक में 5 साल 7 साल का समय दिया है, कोर्स स्टोर में 2.5 साल 3 साल का समय दिया है, तो वो समय देने के बाद आज कुछ लोग हमें जानते हैं। तो
मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको बहुत हिम्मत रखना होगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरे गांव में मेरे चाचा हैं, बहुत अच्छी हास्य कविताएं लिखते थे। और मैंने उनको, मतलब हम लोग जब भी गांव जाते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग कहते चाचा वो वाला सुनाइए, वो वाला, हम लोग कविता भी नहीं पता थे उसको कविता कहना है, तो हम बोलते वो वाला सुनाइए। तो वो एक कुछ ऐसी हास्य कविताएं सुनाते थे, और धीरे धीरे वो कविताएं छूट गई उनसे। वही अब जाकर कहते हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि अरे बाबू छोड़ा, कहाँ हो गई, अब सब छूट गई हमनी से। तो मुझे ऐसा, और सोल टॉक सच में हम लोगों ने इसीलिए बनाया, या कोर्ट स्टोरी, ये सब चीज़ें हमने इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह मेरे चाचा से उनकी कविताएं छूटी, उस तरह किसी भी साहित्यकार से समाज के दबाव में या परिवार के दबाव में उसकी रचना मत छूटे, है ना। तो आप सपना देखिए, आप सपना देखना मत छोड़िए, बड़े से बड़ा सपना देखिए, बड़े से बड़ा मतलब मुझे लगता है सपने देखना सबसे सस्ता काम है। मतलब आप आराम से घर में बैठे बैठे भी सपना देख सकते हैं, लेटे लेटे भी, लेकिन वो सपने बहुत काम करते हैं। मतलब मुझे याद है अभी हमने एक स्टूडियो लॉन्च किया, द सोल टॉक का एक स्टूडियो हमने लॉन्च किया नोएडा में। तो ये सपना मैंने 3-4 साल पहले देखा था, और मैं कि यार अपना एक जगह होगी जहाँ पर हम वाकई साहित्य के ऊपर बातचीत करेंगे, और मैं 3-4 सालों से ये सोच रहा था। तो अभी जब वो सपना हकीकत बदला है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं शायद उस समय 4 साल पहले, जब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, जब मैं खुद ही डिप्रेशन से गुजर रहा था, और तब भी मेरे मन में ये बात थी कि कभी अगर सब कुछ ठीक हुआ, कोविड के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम ऐसा कुछ करेंगे। और पिछले 1.5 सालों की मेहनत के बाद वो हमने कर दिखाया। तो सुकून ये लगता है कि आप जब सपना देखते हैं ना, तो यूनिवर्स, एक किताब भी है वो जो सीक्रेट ही बुक का नाम है, हाँ। तो कहते हैं ना कि जब आप कुछ सोचते हो ना उस बारे में, तो धीरे धीरे यूनिवर्स उन डॉट्स को कनेक्टेड करता जाता है, और फिर आप वहाँ पहुँच जाते हो। लेकिन हर दिन आपको उसके बारे में सोचना होगा, हर दिन आपको उसके दिशा में उस काम करना होगा। तो मैं यही, जितने भी लोग यहाँ बैठेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खूब सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए, इतने बड़े सपने देखिए कि लोग हंसें, और फिर जब वो पूरे होंगे ना, तो उसका सुकून अलग होता है सच में। तो एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि सपने देखिए, सीखने की जिद रखिए, ललक रखिए और साधना रखिए, तो मंजिल आपके हाथों में होती है। वैसे मेरा अगला सवाल यही था कि युवाओं को कैसे ही आप मोटिवेट करिए, तो वो सवाल का जवाब पहले ही आपने दे दिया, और ये बिल्कुल सही बात है। सस्ते सपने देखिए, महंगी सच्चाई तक सस्ते सपने पहुंचा देंगे आपको। अब क्योंकि समय हमारे पास शायद थोड़ा कम है, तो मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि कुछ पंक्तियां अपनी हमारे साथ साझा कीजिए। इस कविता का शीर्षक है यह मैं जानना चाहता हूँ। मुझे छूट जाने का डर है, इसे यूं भी कह सकते हैं कि छोड़ दिए जाने का। इसलिए चिपका रहता हूँ उनसे जिनसे ये खटका रहता है कि छोड़ देंगे। एक अटूट विश्वास है मेरा उन पर कि मैं ज़रूरत की वजह से बना रहा हूँ उनके जीवन में। उन्हें दोस्त कहूँ या कुछ भी कहने से बचा रहूँ, यह मैं कभी नहीं जान सका। छूट जाने से कहीं ज़्यादा टीस देता है छोड़ दिया जाना। इसलिए बचा रहना चाहता हूँ कुछ लोगों की ज़रूरत के तौर पर। वक्त बेवक्त मेरे जैसे काम आते ही रहते हैं। ज़रूरत बने रहना बुरा तो है, पर यह आसान्वित करता है किसी की इच्छाओं के साथ बची रहेगी मेरी भी इच्छा। जिस दिन ज़रूरत और इच्छाएं ख़त्म, क्या उस दिन भी बचा रहूँगा किसी के जीवन में, यह मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरी किताब है प्रेम का प्रमेय, और पिछले कुछ समय से अवेलेबल नहीं थी क्योंकि जो हमारे सेलर और पब्लिशर थे वो यूके शिफ्ट हो गए थे। तो अब फिर से साहित्य विमर्श प्रकाशन से वो किताब आ रही है, और अभी स्टॉल में भी लगी है वहाँ पर, और अवेलेबल भी रहेगी अब अमेज़न पे। तो एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको, प्रेम और प्रेमी। तो ये कविता का शीर्षक है।
कि ये प्रश्न कितना सुंदर है ना कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमी। ये प्रश्न कितना सुंदर है ना कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमी। मुझे तुम्हें देखने से पहले प्रेम क्या था शायद ये पता ही नहीं था। पहली बार तुम्हें देखा तो लगा कि जीवन में बस यही था जो कम था। तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। तुम्हारे होठों की लालिमा देखी तो ध्यान आया कि शाम को आसमान में लालिमा कैसे फैली हुई होती है। और तुम्हें बात करते हुए देखा तो यकीन हुआ कि धरती पर आवाज़ों का आविष्कार इसी दिन के लिए हुआ था। तुम्हें बात करते हुए देखा तो यकीन हुआ कि धरती पर आवाज़ों का आविष्कार इसी दिन के लिए हुआ था। तुम्हें जब समाज सुधार और कैपिटलिज्म की बातें करते सुनता हूँ तो लगता है कि पृथ्वी कैसे इतना भार वहन करती है। मेरे लिए तुम पहले आई, प्रेम बाद में आया। एक छोटी सी कविता, जिस कविता के शीर्षक पे मेरी किताब का शीर्षक है कि प्रेम का प्रमेय। मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था। कविता का शीर्षक है प्रेम का प्रमेय। कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूँ। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूँ। मुझे पता है मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आशीष जी और अंकुश जी, आपका बहुत बहुत आभार।